नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एडवांस लर्निंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं निकुंज तामड़ी, सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर, आज आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हम चर्चा करेंगे, तो पहला टॉपिक होता है, उसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसको हम पीपीटी के मार्फत ही आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि कम समय में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पीपीटी का सारा लेना ही पड़ेगा। बाकी ऐसे बोर्ड पे लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए कम समय में अधिक कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले वर्ण कहते किसे? वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। सामने आपके परिभाषा लिखी हुई है, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर कितने प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब दोनों जान लेते हैं हम, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। दोनों के बारे में तुलनात्मक दृष्टि से हम पढ़ लेते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, एक तरफ तो लिख रखा है स्वर और एक तरफ लिख रखा है व्यंजन। देखो, हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। उसमें से 11 तो होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। तो देखिए, पहली बात, स्वर किसे कहते हैं? हालांकि हमने पढ़ा है कि अ आ ई उ ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और क ख ग घ ये क्या होता है? व्यंजन होते हैं। लेकिन फिर भी इनकी परिभाषाएं देखते हैं, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, आपके सामने लिखा हुआ है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु यानी कि हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसे स्वर ध्वनियां कहते हैं। और वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के बाहर नहीं निकलती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखो, सीधे शब्दों में आप इस प्रकार समझ सकते हैं, स्वर उनको कहते हैं जिनका हम आसानी से उच्चारण कर लेते हैं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजनों का उच्चारण करते समय रुकावट होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। आगे देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर से बिना अवरोध या विघ्न बाधा के बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से भी आप इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण यानी कि स्वर की आवश्यकता नहीं होती, उसे व्यंजन कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, इनको जब स्वर को हम बोलते हैं तो हमें किसकी, स्वर का जब उच्चारण करेंगे तो हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। देखो ये लिखा हुआ, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, अधिक समय तक किया जा सकता है, लेकिन एक स्वर होता है री स्वर। कौन सा? री स्वर। इसका अपवाद हो जाता है। बाकी आप ए आ ई उ ऊ री का आप अधिक समय तक उच्चारण नहीं कर सकते। ए ऐ ओ औ इन सब का अधिक समय तक उच्चारण कर सकते हैं। और देखिए, स्वर के बारे में क्या लिखा हुआ है? सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष। विद्यार्थियों, आगे हम इसका वर्गीकरण में देखेंगे कि नाद के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अघोष और सघोष। तो स्वर किस में आते हैं? सारे स्वर सघोष में आते हैं। सघोष का दूसरा नाम क्या मिलता है? घोष नाम मिलता है। इसी प्रकार देखो, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्पप्राण। जब प्राणवायु के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो स्वर किस में आएंगे? अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। ये दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, फिर एक एक को पढ़ेंगे, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, री स्वर को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी के री की भांति होने लगा है, इसलिए इसको शुद्ध स्वर भी नहीं माना। देखो विद्यार्थियों, जो हिंदी के जो व्याकरण है, व्याकरण के जो विद्वान होते हैं उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? वैयाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैयाकरण बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार जो व्यंजन है, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन व्यंजन किस में आते हैं? घोष में भी आते हैं और अघोष में भी आते हैं। यानी कि घोष और अघोष दोनों होते हैं, उभयविध होते हैं, दोनों में आते हैं। बल्कि स्वर सिर्फ किस में आते हैं? घोष में। और घोष का दूसरा नाम क्या मिलता है? सघोष नाम भी मिलता है। देखो विद्यार्थियों, व्यंजन अल्पप्राण भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं, बल्कि स्वर केवल अल्पप्राण होते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, बल्कि स्वरों की मात्रा होती है। शुद्ध व्यंजन हल या हलंत वाला होता है। व्यंजन के नीचे हमेशा क्या लगा रहता है? हलंत लगा रहता है। जिस प्रकार जैसे ये लिख दिया ना आपने, कै लिखा, तो कै के नीचे तो हलंत लगाते हैं हम, तिरछी रेखा के। ये कल मैंने बताया था आपको
पिछला जो वीडियो है हमारा पहला पार्ट है, उसमें मैंने बिल्कुल आपको बता रखा है कि हलंत क्या होता है, यानी कि स्वर रहित व्यंजनों के नीचे की तरफ जो तिरछी रेखा खींची जाती है उसे हल या हलंत कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय अ स्वर छुपा रहता है। कौन सा स्वर छुपा रहता है? अ स्वर छुपा रहता है। तो ये दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से जो अंतर, जो समानताएं थी वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे देखो विद्यार्थियों, अब हम जैसे स्वर और व्यंजन के बारे में, दोनों के बारे में हमने तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा कर ली है। अब देखेंगे स्वर कहते किसे। अब एक एक को पढ़ेंगे, स्वर के बारे में हम सामान्य जानकारी जानेंगे, फिर उसके बाद में हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, स्वर, स्वर शब्द का अगर टुकड़े करते हैं तो इसका टुकड़ा होता है, खंड होता है सु धन अर। क्या होता है? सु धन अर। और इसमें जो नियम काम कर रहा है, इसमें नियम काम कर रहा है यण स्वर संधि का। कौन सी संधि का? यण स्वर संधि का काम कर रहा है। अब स्वर की परिभाषा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? स्वर की परिभाषा। तो विद्यार्थियों, स्वर की परिभाषा क्या होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी मैं भी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया स्वर किसे, ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मात्रा की परिभाषा, कि मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, और इस बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और ये अगर डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आती है तो दूसरी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। स्वरों के उच्चारण करने में जो समय लगता है, जो काल लगता है, जो टाइम लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। या ये भी समझ में नहीं आई कि सर ये भी परिभाषा हमें कठिन लग रही है, देखो एग्जाम में तो कोई सी आ सकती है, लेकिन आप समझने के लिए बता रहा हूँ, दो तीन परिभाषाएं आपके सामने कर रहा हूँ कि स्वरों का जो वास्तविक रूप होता है उसी की मात्रा। तो आप स्वर की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि स्वरों का वास्तविक रूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा। या फिर स्वरों के उच्चारण करने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसी को मात्रा कहते हैं। या फिर तीसरी परिभाषा इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, और उस बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों देखो, स्वर तो है 11 और मात्राएं हैं 10। तो इसमें अ जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो हिंदी के स्वर और मात्राएं आपके सामने देखता हूं है या नहीं है, बिल्कुल है, इस सामने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, अब आप ये कहोगे सर ये तो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ लिया था। हाँ, पहली दूसरी क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ना होता है। तो देखो, हिंदी के स्वर और मात्राएं, क्या लिखा हुआ है? हिंदी स्वर और मात्राएं। सबसे पहले हिंदी में, हिंदी की जो लिपि है उसका नाम क्या है? नाम है विद्यार्थियों, देवनागरी नाम है। और इस देवनागरी लिपि में कुल वर्ण होते हैं 52 होते हैं, 52 होते हैं। और 52 में जो स्वर की संख्या है वो 11 है। कितनी? 11 है। और 11 हुए कैसे? देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये 11 स्वर हो जाते हैं। और इन सभी स्वरों की मात्राएं नीचे की तरफ दी हुई है। अ स्वर की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। आ स्वर की मात्रा ऐसी होती है, छोटा ई जिसको लघु ई कहते हैं हम, उसकी मात्रा आपके सामने लिखी हुई टाइप से होती है। और बड़ा ई प्रकार से होती है, तो दीर्घ ई कहते हैं। लघु ई की प्रकार से होती है, हम थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगी हुई रहती है। और री की मात्रा सी लिखते हैं ना हम, अंग्रेजी का जो सी प्रकार से होती है। ए की मात्रा सिंगल ये वाली होती है, आई की मात्रा ये है, और ओ की मात्रा ऐसी होती है, और औ की मात्रा। तो ये थोड़ी मात्राओं का आपको ध्यान रखना। देखो, जो री स्वर होता है उसका दीर्घ रूप जो होता है वो री इस टाइप का होता है, इसकी मात्रा होती है जो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता ऐसा स्वर। और हिंदी में केवल इसकी मात्रा, ये मात्रा थोड़ी यहाँ पे सही नहीं आई, तो इस मात्रा को समझे। देखो, अगर इस छोटा री की बात करें कि इसकी मात्रा कैसी होती है? सी की टाइप, जैसे सी बनाते हैं ना अंग्रेजी का, ऐसी होती है। और ये बड़ा जो री है इसकी मात्रा कैसी होती है? इसको डबल सी कर दो, जैसे यूं करके कर दीजिए। तो ये आपको दीर्घ स्वरों में, सॉरी, दीर्घ जो संधि पढ़ेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे वहां पर एक उदाहरण आता है, वो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर देता हूं, उसको बता देता हूं। एक खाली पेज ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आया, धन आया, धन ऋण। तो ये संधि का उदाहरण से मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूं कि इसकी मात्रा का यूज कहां होता है। तो देखिए, तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? री छुपा।
कौन सा छुपा हुआ है, री छुपा हुआ है, और बाद में भी क्या आ रहा है, री आ रहा है। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ री बनेंगे। लेकिन इस दीर्घ री जो स्वर है वो हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसकी मात्रा का प्रयोग जरूर हो जाता है। और इसकी मात्रा कैसी होती है, इस टाइप से होती है। तो ये जो बनेगा, ये किस टाइप से बनेगा, ये ऐसा उदाहरण बनेगा हमारा पितृण। क्या बनेगा, पितृण। वापिस मैं आ जाता हूं अपने उसी पर। आगे क्या लिखा हुआ है, नोट। हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी है ओ। अंग्रेजी का जो ओ होता है उससे बना है, कौन सा बना है साथियों, आ। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, पॉकेट, कॉलोनी, इनके ऊपर लिखते हैं ना हम, जिसको आधा चंद्र बिंदु कहते हैं। कई बार विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते बोलते हैं सर आधा चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे आपने लिखा डॉक्टर, क्या लिखा है, डॉक्टर। कई बार शॉर्ट में भी लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो ये तो चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु वाला नहीं आएगा। कौन सा, चंद्र बिंदु वाला नहीं आएगा विद्यार्थियों, ये नहीं आएगा। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें आएगा कौन सा, ये आधा चंद्र बिंदु। जैसे ये डॉक्टर लिखा हुआ है तो आधा चंद्र, कॉलेज है तो इसके ऊपर आधा चंद्र बिंदु, कॉलेज, कॉलेज। इस प्रकार से अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं इसको, और ये अंग्रेजी के ओ से बना है, ठीक है। इसी प्रकार संस्कृत में एक लिरी स्वर भी होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा लिरी स्वर नहीं होता है। हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। तो अलग अलग आधार है कौन कौन से, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। अलग अलग आधार है। इससे पहले मैं आपको एक चार्ट प्रस्तुत कर देता हूं आपके सामने। देखिए जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं स्वरों का वर्गीकरण। तो ये दो अलग अलग वे। देखिए विद्यार्थियों, जो स्वरों का वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया। स्वरों का वर्गीकरण आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर पढ़ेंगे आप लोग। एक तो हम पढ़ेंगे स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम उच्चारण मात्रा के आधार पर। क्या आधार पर पढ़ेंगे, उच्चारण मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है इनका अलग अलग बेस है, अलग अलग आधार है इनको पढ़ेंगे। और एक जो आधार है इनका वो है उच्चारण मात्रा हो गया। एक पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार, पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर हम स्वरों को पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर। क्या आधार पर, मुखाकृति के आधार पर पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं जीभ की सक्रियता के आधार पर। के आधार पर, जीभ की सक्रियता के, ये इन 5 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। उच्चारण स्थान, उच्चारण मात्रा, ओष्ठाकृति, मुखाकृति और जीभ की सक्रियता के आधार पे। अब एक एक आधार को चेक करो। सबसे पहले आया ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के स्वर होते हैं। ये दो कौन कौन से हैं, एक तो वर्ताकार स्वर है और एक अवर्ताकार स्वर है। साथियों आपको पता है वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल। तो वर्ताकार स्वर किसे कहेंगे, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय वृत्त की भांति होठों का आकार गोल हो जाता है उसको वर्ताकार कहते हैं, और जिसमें गोल नहीं होता उसे अवर्ताकार कहते हैं। लेकिन अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग एग्जाम में कई बार वृत्ताकार नाम नहीं आकर अन्य नाम आ जाते हैं। जैसे वर्ताकार की जगह वर्तुलित नाम आ जाता है, वृत्तमुखी नाम आ जाता है, या वर्ताकार आ गया तो ठीक है, आराम से हम समझ लेंगे। तो वर्ताकार आए चाहे वर्तमुखी आए चाहे वर्तुलित आए, बात एक ही है। अब वर्ताकार कहते किसे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता हो उन्हें क्या कहते हैं, वर्तुलित स्वर कहते हैं या वर्ताकार स्वर कहते हैं। और इनके जो उदाहरण मिलते हैं वो ये उ, ओ, औ, और एक अंग्रेजी का जो आगत स्वर है, हिंदी में हमने ग्रहण किया, अंग्रेजी के ओ से उसको ग्रहण किया है, तो वो कौन सा है, आ। जैसे कॉलेज, कॉलोनी, पॉकेट, इनमें हमने यूज लिया उसको। इसी प्रकार अवर्ताकार का दूसरा नाम मिलेगा अवर्तुलित,
अवर्तमुखी। तो इसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल आकार में नहीं होकर अन्य आकार में हो जाते हो उसे अवर्ताकार स्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ए, ऐ और री। तो जो 11 स्वर है, इन 11 स्वर को हमने ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ा और इसमें से 4 स्वर तो किस में आ गए? वृत्ताकार में आ गए, और बाकी जो भी बच गए 7 वो किस में चले गए? अवर्ताकार में चले गए। तो प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होता है या नहीं होता है। वहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं हम प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा करेंगे जब देखेंगे, है ना। और जो अ स्वर होता है विद्यार्थियों, वो उच्चारण में ओष्ठ, जब हम अ को बोलते हैं अ, तो हमारे होठ उदासीन रहते हैं, कोई ज्यादा क्रियाशीलता नहीं दिखाते, अतः अ स्वर को एक उदासीन स्वर। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से जो ये स्वर होते हैं इनमें से कौन से स्वर को उदासीन स्वर कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अ स्वर को कहते हैं। तो ये स्वरों का वर्गीकरण है ओष्ठाकृति के आधार पे। अब दूसरा आधार हम चेक कर लेते हैं, दूसरा कौन सा आधार है? दूसरा आधार है विद्यार्थियों उच्चारण मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब ये जो 11 के 11 स्वर है इनका हम उच्चारण मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। कई बार हमें उच्चारण मात्रा शब्द नहीं मिलकर नाम क्या मिल जाता है? काल। क्या मिल जाता है? काल। नहीं तो फिर मिलता है हमें अवधि, नहीं तो मिलता है समय। के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चाहे मात्रा कहें आप, चाहे काल मान कहे, चाहे अवधि कहे, चाहे समय कहे, बात एक ही। इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक का और क्या नाम मिल सकता है? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और एकल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। और इसी प्रकार द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, संदेह स्वर भी कहते हैं। और जो त्रिमात्रिक है इसको प्लुत स्वर भी कहते हैं। अब इन तीनों की सबसे पहले तो परिभाषाएं देख लेते हैं कि तीनों की परिभाषाएं हैं क्या। तो एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक कहते हैं, और जिनको बोलने में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, और जिनका उच्चारण करने में या जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर का समय लगता है वो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो देखो एक मात्रिक के जो उदाहरण है, या फिर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में लघु स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इन लघु और दीर्घ दोनों से जिनमें अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो इनका अन्य नाम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो विद्यार्थियों एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एकल स्वर या लघु स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। अ, ई, उ और रे। या आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा रे। या फिर अगर आप प्रॉपर इसको भाषा के रूप में सीखना चाहते हैं तो अ, ई, उ और रे। ये सारे एक मात्रिक या मूल या ह्रस्व या एकल या लघु स्वर कह सकते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका अभी तक एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से मूल स्वर है या नहीं। और एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मूल स्वरों की संख्या होती है, मूल स्वरों की संख्या के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 4 होती है। ठीक है, आगे आपके समझ में, आगे देखते हैं। अब देखो बात करें द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और द्विमात्रिक कहने के पीछे क्या कारण है कि इनको बोलने में 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक कह देते हैं। ठीक है, लेकिन इस दीर्घ स्वरों के भी 2 उपभेद होते हैं। और 2 उपभेद कौन कौन से? एक तो संधि स्वर है और दूसरा संयुक्त स्वर है। देखो विद्यार्थियों जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या होती है 7 होती है। और 7 कौन कौन से? आ, बड़ा ई और बड़ा उ, या फिर आ, उ। दीर्घ स्वरों में आते हैं। दीर्घ स्वरों में कितने आते हैं विद्यार्थियों? ये 7 आते हैं। और इन 7 में से 7 के भी 2 उपभेद हो गए। इनमें से एक तो हो गया संधि वाला और दूसरा कौन सा हो गया? संयुक्त वाला। तो इन 7 में से कुछ तो संधि होंगे और कुछ संयुक्त होंगे। ध्यान देना, जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें तो कहते हैं संधि स्वर, और जो विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। तो संधि स्वरों की संख्या होती 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती? 4। तो आपसे पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या 4, आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4, और संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 3। अब देखो संधि स्वर में आते कौन कौन से हैं? आ, ई, उ,
और संयुक्त में आते कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। अब बात करते हैं त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में 3 मात्रा के बराबर का समय लगता है उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने में लघु और दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए प्लुत कहते हैं। और प्लुत का जो अर्थ है उसे क्या कहते हैं? उछलना। क्या कहते हैं? उछलता हुआ। देखो प्लुत का अर्थ क्या निकलता है? उछलता हुआ। स्वरों के आगे 3 का अंक लिख देने से होता है। 3 नहीं विद्यार्थियों, ये इस टाइप से बना रहता है। जैसे मैं अभी एक उदाहरण बताऊंगा, अभी आगे बताता हूं। इसे दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में इसका प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। और संस्कृत भाषा के मंत्र आदि उच्चारण में भी प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने। सभी स्वरों को अधिक समय तक उच्चारित करके प्लुत स्वर बनाया जा सकता है। हाँ विद्यार्थियों, देखिए मैंने बताया कि स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? इस 11 में से 4 तो हमने एक मात्रिक में ले लिए और 7 किस में ले लिए? द्विमात्रिक में ले लिए। तो प्लुत के लिए तो बचे नहीं हमारे पास। तो फिर ये जितने भी स्वर है 11 के 11 जो स्वर है, री एक अपवाद होता है, इन सबका यदि आप अधिक समय तक उच्चारण करते हैं तो इन सबको क्या बना सकते हैं? प्लुत स्वर बना सकते हैं। जैसे ओ स्वर को आप अधिक समय तक उच्चारण करो, ओ, तो इस प्रकार से ये सारे प्लुत स्वर बनाए जा सकते हैं। और आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है ओम, राम। देखिए अगर आपने को थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा लिखा है, ये तो प्लुत स्वर है, इसमें तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जो राम शब्द है, तो ये राम शब्द है, ये स्वर नहीं है। लेकिन इस टाइप से अगर लिख दिया आपने, ये प्लुत चिन्ह लगाते हुए और इसके लगा दीजिए और इस टाइप से लिख दिया, तो ये प्लुत जो स्वर है उसका उदाहरण बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो ये शब्द है। ये तो क्या विद्यार्थियों? शब्द है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और आप जो इस पीडीएफ को देख रहे हैं, पीडीएफ को जो भी विद्यार्थी देखते हैं, पहले आप वीडियो को अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसके बाद में पीडीएफ आपके सारे कंटेंट समझ में आ जाएंगे। और आपको हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करते रहना, जिससे अगर आपको अगर कोई सुधार करवाना तो वो भी बता देना। इसमें अभी तो हम सुधार कर देंगे। आगे देखते हैं। देखिए जिन स्वरों की बनावट समान होती है उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं या स्वर्ण कहते हैं। जिन स्वरों की बनावट भिन्न भिन्न होती है उन्हें विजातीय कहते हैं। क्योंकि अभी बात आई थी कि सजातीय स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं, और विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो सजातीय और विजातीय दो शब्दावली आई है। सजातीय मतलब एक ही जाति के, विजातीय मतलब अलग अलग जाति के। ये लिखा हुआ है, जिन स्वरों की बनावट समान होती है उसे सजातीय या सवर्ण स्वर कहते हैं, और जिनकी बनावट अलग अलग होती है उसे विजातीय या अस्वर्ण स्वर कहते हैं। आगे नोट, ए ओ ही शुद्ध स्वर माना जाता है, आई औ को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये अपभ्रंश स्वरों के बाद ही विकसित किया गया, इसलिए उनको शुद्ध स्वर नहीं माना जाता। आगे देखो, तो विद्यार्थियों अभी तक हमने 2 आधार के ऊपर चर्चा कर ली। उच्चारण एक तो सबसे पहले तो पढ़ा ओष्ठाकृति के आधार पे, दूसरा पढ़ लिया हमने उच्चारण मात्रा के आधार पे। अब स्वरों का जो वर्गीकरण करने की तरफ जा रहे हैं वो जीभ की सक्रियता के आधार पर। इसके आधार पर विद्यार्थियों देखो, विद्यार्थियों एक जीभ का मैं चित्र बता रहा हूँ आपको। हो सकता है जीभ कैसी भी बन जाए, आप काली जीभ हो चाहे लाल जीभ हो, लेकिन ये जीभ का भाग है अग्रभाग। ये कौन सा भाग है विद्यार्थियों? अग्रभाग है। ये जीभ का मध्य भाग है। ये कैसा है? मध्य भाग है। और ये जीभ का पश्च भाग है। और ये जो वाला भाग होता है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पार्श्व भाग। क्या बोलते हैं इनको? पार्श्व। पार्श्व का जो अर्थ होता है वो होता है बगल। क्या होता है? का बगल वाला भाग है। तो देखिए जीभ या जीवा, जीभ को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तत्सम रूप क्या होता है इसका? जीवा होता है। जीभ तो एक तद्भव रूप है, आपने नाम सुना होगा तत्सम और तद्भव शब्दों का। तो जीभ या जीवा की सक्रियता के आधार पर बोलो या जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। और 3 कौन कौन से विद्यार्थियों? एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र, अग्र मतलब आगे का भाग, मध्य यानी कि बीच का, और पश्च मतलब बाद का। तो जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है, कौन सा? आगे का भाग सक्रिय रहता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और जिनको बोलते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं।
और जिनको बोलते समय जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और ध्यान देना, ये पार्श्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। हालांकि हम इसको व्यंजन में तो पढ़ेंगे, वहां पे आता है लय व्यंजन आता है, वहां चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। और इसके जो उदाहरण होते हैं साथियों वो होते हैं ई, ए, ऐ और री, यानी कि 5 आते हैं इसके अंतर्गत, 5 आते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है या बीच का भाग क्रियाशील रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? और वो कौन है? अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का पिछला भाग या पश्च भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। और विद्यार्थियों इनकी संख्या भी कितनी है? इनकी भी 5 है। कितनी है? 5। कौन कौन सा? आ, उ, ओ, औ। लेकिन एक और शामिल कर लेते हैं हम इसको, अंग्रेजी का जो आगत स्वर है ओ, जो कि अंग्रेजी के ओ से बना है। अंग्रेजी का जो ओ होता है हम शामिल करके वर्गीकरण के दौरान जब पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा री स्वर जीभ की सक्रियता के आधार पर कौन सा होता है? फिर 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या फिर कोई दूसरा तालव्य स्वर दे सकते हैं नाम। तो अगर आपका पढ़ा हुआ जब तो कर दोगे भाई अग्र स्वर में आएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, जीभ की ऊंचाई के आधार पर या जीभ के उठने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये थोड़ा सा हमें हो गया। जीभ चाहिए क्या है विद्यार्थियों? ऊंचाई है। और ये जीभ के उठने के आधार, ये भी ठीक है, मुखाकृति के आधार पर ज्यादातर जो शब्द मिलता है वो मुखाकृति के आधार पर मिलता है। तो मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विवर्त स्वर, और एक होता है अर्धविवर्त, एक होता है समृद्ध और एक होता है अर्धसमृद्ध। तो एक तो विवर्त हो गया, एक अर्धविवर्त हो गया, समृद्ध हो गया और एक अर्धसमृद्ध हो गया। तो पहली बात ये 4 नाम याद होना चाहिए कि मुखाकृति के आधार पर, मतलब मुख की आकृति कैसी कैसी बनती है। जैसे हम बोलते हैं कभी तो मुख ज्यादा खुल जाता है, कभी कम खुलता है, तो इसके आधार पर देखेंगे। तो इसके आधार पर विद्यार्थियों ये 4 प्रकार के होते हैं, विवर्त, अर्धविवर्त, समृद्ध और अर्धसमृद्ध, ठीक है। तब अगर हमारा मुंह पूरा खुल जाए, जिन वर्णों का या जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुल जाता है तो उसे कहते हैं हम विवर्त स्वर। और जिनको बोलते समय आधा खुलता है उसे अर्धविवर्त कहते हैं। और जिनको बोलते समय मुंह बंद रहता है उससे क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। और जिनको बोलते समय आधा बंद रहता है उसे अर्धसमृद्ध कहते हैं। अब सर मुंह बंद रहेगा तो हम बोलेंगे कैसे? फिर भी बोल पाओगे, पूरा बंद नहीं होता, लग प्राय बंद सा रहता है। तो इनको देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए विवर्त जो शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है खुलना। क्या होता है? खुलना। तो अर्धविवर्त का अर्थ क्या हो जाएगा? आधा खुलना। समृद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है बंद। क्या होता है? बंद। तो अर्धसमृद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा? आधा बंद। तो सर आधा खुले चाहे आधा बंद रहे, बात तो एक ही नहीं, इसमें थोड़ा अंतर देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, यानी कि 100% खुल जाता है, 100% खुल जाता है, उसे विवर्त स्वर कहते हैं। और विवर्त स्वर का जो उदाहरण मिलता है वो मिलता है आ। क्या मिलता है? आ। आप उच्चारण करेंगे आ, बोलो आ। आ जब बोलेंगे आप तो आपका जो मुंह है वो पूरा पूर्ण रूप से खुल जाएगा, जितना खुल सकता है अधिकतम वो खुलेगा। ओके। अर्धविवर्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख आधा खुलता हो उसे अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। और इसमें मुख कितना खुलता है? 50% है। और 50% तो खुलेगा और 50% ही क्या होगा? बंद रहेगा। ध्यान। और इसके उदाहरण कौन कौन से आते हैं? अ, ऐ, औ। देखिए अगर ये आपको इनकी परिभाषा याद ना हो तो भी ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इनके जो स्वर है वो कौन से आ रहा है। जैसे अ किस में जा रहा है, ऐ किस में जा रहा है, औ किस में जा रहा है, ये अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख प्राय बंद सा रहता है, यानी कि लगभग 90% बंद रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। तो इसमें मुख बंद कितना रह रहा है? लगभग 90%। खुल रहा कितना है? 10%। कितना खुल रहा है विद्यार्थियों? 10% खुल रहा है। तो इसके जो उदाहरण आते हैं वो ई, उ और री आता है। ओके। अर्धस्वरित में कौन कौन से आते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, आधा बंद रहने का मतलब है 45% तक तो बंद रहता है और 55% खुलता है। जो विद्यार्थी कह रहे थे
कि सर आधा बंद रहे चाहे आधा खुले, बात एक है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। जो आधा बंद वाली बात कर रहे, आधा खुलने वाली बात कर रहे थे, वो अर्धविवर्त के अंतर्गत कर रहे थे। यहाँ मुंह कितना बंद था, 50% बंद था, और खुल भी कितना रहा था, 50। लेकिन यहाँ पर देखो 55% तो खुल रहा है और बंद कितना रह रहा है, 45% बंद रह रहा है। तो इन दोनों में अंतर आ गया ना सीधा सीधा। तो आप इनके उदाहरण देख लें। अर्ध समृद्ध के उदाहरण होते हैं ए, ओ, और समृद्ध के उदाहरण होते हैं ई, उ और री। और अर्धविवर्त के जो उदाहरण होते हैं अ, आई और औ, और अंग्रेजी का ओ को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। और विवर्त में आता है आ। ठीक है, अब अगला आधार देखते हैं। अगले जो नेक्स्ट इसमें देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए जो स्वर तंत्री होती है का जो उच्चारण स्थान होता है, जैसे कंठ से होता है उनको कंठे कहते हैं, तालु से होता है उनको तालव्य कहते हैं, जिनका मूर्धा से होता है मूर्धन्य कहते हैं, और जिनका होठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। दांतों की कोई आवश्यकता नहीं होती, स्वरों को आप बिना दांतों की सहायता के भी बोले जा सकते हैं। हालांकि व्यंजन में तो आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, यदि वर्धावस्था में आपको कौन से वर्णों का उच्चारण करने में कठिनाई आती है, स्वरों का आप आराम से उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आप वर्धावस्था में चले जाएंगे तो आ उ ई आराम से कर सकते हैं, किसी को भी इशारा करके ये यू इधर जिस बोलते हैं ना आप बुला सकते हैं। बाकी जैसे त वर्ग जो होता है त थ द ध न, उसको आप नहीं उच्चारित कर सकते, उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कंठे स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठ्य स्वर। अभी बताया मैंने, जिनका कंठ से उच्चारण होता है उससे कंठे कहते हैं, जिसका तालु से होता है उसको तालव्य कहते हैं, और जिसका मूर्धा से होता है उससे मूर्धन्य कहते हैं, और जिसका ओष्ठ से उच्चारण होता है, ओठों से होता है, उसके ओष्ठ्य कहते हैं। अब कंठे में आता कौन कौन सा है? एक तो अ आता है अ, और एक आता है आ। इसी प्रकार तालव्य के जो उदाहरण आते हैं वो कौन से आते हैं? ई और ए, आई। इसी प्रकार मूर्धन्य में क्या आता है? री। और ओष्ठ्य में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? उ, ओ, औ। तो आपसे प्रश्न बनता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर री स्वर होता है, और 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए रहते हैं, कंठे स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ्य स्वर। अगर पढ़ा ढंग से तो आराम से करके आ जाओगे, मूर्धन्य बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, लेकिन विद्यार्थी 4 उच्चारण स्थान के अलावा भी कुछ स्थान होते हैं, वो कौन कौन से? जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कंठ तालव्य स्वर है, कंठोष्ठ्य स्वर है। तो ये जो ए, आई है, ये कंठ तालव्य में आ जाते हैं, और जो ओ, औ है ये ओष्ठ्य में भी आते हैं और कंठोष्ठ्य में भी आ जाते हैं। तो ये देखेंगे अभी थोड़ा इसको। देखो, कंठ तालव्य स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है, उनको कंठ तालव्य कहते हैं। और इसके उदाहरणों में कौन कौन से आ जाते हैं विद्यार्थियों? इसके जो उदाहरणों में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ए, आई आता है। और जो कंठोष्ठ्य कहते हैं किसको है? तो जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है उससे कंठोष्ठ्य स्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण में आ जाते हैं ओ, औ। कौन से आते हैं? ओ, औ। तो विद्यार्थियों ओ, औ ओष्ठ्य में भी आता है और कंठोष्ठ्य में भी आता है। अब अगर विकल्प में आपको ओष्ठ्य मिले तो ओष्ठ्य राइट, कंठोष्ठ्य मिले तो कंठोष्ठ्य राइट, और दोनों ही अगर आ जाते हैं, 4 विकल्प में से 2 विकल्प आ जाए ओष्ठ्य और कंठोष्ठ्य, तो प्रथम वरीयता किसको दोगे आप? ओ, औ के संदर्भ में। तो ओ, औ के संदर्भ में आप दोगे कंठोष्ठ्य को। और इसी प्रकार ए, आई जो है, इसका उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य भी होता है, कंठ तालव्य भी होता है। अब अकेला तालव्य आया तो तालव्य राइट, अकेला कंठ तालव्य आया तो कंठ तालव्य राइट, और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको दोगे विद्यार्थियों? कंठ तालव्य को देंगे। और इसी प्रकार इसमें भी यही सिस्टम रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों। कुछ और बातें बता रखी हिंदी से संबंधित। अयोग वाह वर्ण, क्या? अयोग वाह वर्ण। हालांकि इस बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी। इनके 2 है, अंग और अह। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन, तथा इनका उच्चारण अ के बिना नहीं होता। और क्या दे रखा नोट देख के? सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। सघोष कहो चाहे घोष कहो, ये तो बात है। ठीक है, विकल्प देखो, जितने भी स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते, और जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, अघोष नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा विकल्प आ जाए कि भाई स्वर होते हैं। अभी एक मैं आपके सामने आपको प्रश्न बता, तो बताइए विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों, जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं और सघोष भी होते हैं। अब हमारे सामने 4 विकल्प ऐसे आ गए, तो अल्पप्राण भी हमें पता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने भी स्वर होते हैं वो अल्पप्राण में आते हैं, और नाद के आधार पर देखेंगे तो सघोष में आते हैं।
लेकिन ऐसा विकल्प आ जाए तो फिर हम किसको प्रथम वरीयता देंगे, क्योंकि हमें देखो हमारा एग्जाम क्रैक कर, हमारा जो पर्सन है वो बिल्कुल राइट आंसर जाना चाहिए, तो कैसे जाएगा। तो आप एक काम करना, आंख बंद करके अगर ऐसा कभी कोई विकल्प आ जाए तो प्रथम वरीयता देकर आ जाना। देखो विद्यार्थियों, प्रकृति या स्वभाव या उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद किए गए हैं। दो भेद कौन कौन से किए गए हैं वो देख लें आप। अनुनासिक कहो या सानुनासिक कहो, बात एक ही है। दूसरा अनुनुनासिक, और अनुनुनासिक का दूसरा नाम मिलता है निर्नुनासिक। तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नाक से बाहर निकले तो वे अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे किसी स्वर के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, वो वाला उदाहरण। और जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई चंद्र बिंदु नहीं लगी रहती है उसे अनुनुनासिक या निर्नुनासिक कहता है। जिन स्वरों का उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है, अनुनासिक में कहां से, केवल मुख से बाहर निकलती है, वो उन्हें अनुनासिक या निर्नुनासिक कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर 4 विलोम शब्द भी सिखा देता हूँ। आपसे पूछा जाए देखो पहली बात तो जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वो एक से अधिक उनका बदल सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वास्तव में उसका जो विपरीतार्थक शब्द देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अनुनासिक का विलोम शब्द अनुनासिक भी हो सकता है, निर्नुनासिक भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में तो इसका विलोम शब्द तो क्या होगा, अनुनासिक। और जो सानुनासिक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, निर्नुनासिक होगा। तो ना केवल आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसी की नॉलेज लें, बल्कि साथ में अगर कोई दूसरे किसी विषय के ऊपर भी चर्चा की जाती है, किसी अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा की जाती है, तो उनको भी आप ग्रहण करने की, क्योंकि आप चाहो कि एक टॉपिक को पढ़कर आप विद्वान बन जाओगे, नहीं बन सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो दूसरे टॉपिक में छुपी हुई रहती है। तो आप थोड़ा देखना विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, व्यंजन। तो विद्यार्थियों जो वर्ण होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, जो वर्ण हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हमने स्वर के बारे में सामान्य जानकारी सीख ली और उसका वर्गीकरण भी पढ़ लिया। अब हम व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन के बारे में हमने सामान्य जानकारी सीखेंगे और फिर इसका वर्गीकरण करेंगे। उसके साथ स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और जो व्यंजन है, व्यंजन का पहले सामान्य जानकारी लेंगे, फिर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।